हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट सेशन ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज का जो हमारा ये सेशन है, यहाँ पे हम लोग पैसेज समझने की कोशिश करेंगे बाय ब्रेकिंग इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। दिस सेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में जो क्रिटिकल रीजनिंग आ रही है, आप यही सारी ट्रिक्स वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जैसा कि न्यू पैटर्न क्लैट है, न्यू पैटर्न क्लैट इज़ कम्प्लीटली रीडिंग इंटेंसिव, सो ये ट्रिक्स काफ़ी हैंडी रहने वाली है। एंड somebody who's good at reading will obviously have an upper hand over his peers, right? So let's begin with different components of passages. So यहाँ पे हम लोग 4 अलग अलग components डिस्कस करेंगे and we'll try and understand each component in detail. So the first component is main idea. It is the gist of the passage. अगर आप कोई भी passage पढ़ते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और व्हाट इज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर। सो दैट यूजुअली द क्वेश्चन इज यूजुअली फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस एंड हर एक ऑप्शन जो है वो 1.5 लाइनर होता है। सो इट इज द जिस्ट ऑफ द पैसेज एंड इट इज व्हाट वी रीड पैसेज फॉर, द प्राइमरी मैसेज ऑफ द ऑथर। अगर आप इसी को ही गलत पढ़ गए या फिर अगर इसको आप समझना भूल गए तो you might goof up with the idea that flows through the passage. So to understand the main idea, we should look for words like therefore, thus, hence, so, as a result, to conclude, which proves, implies that, accordingly, consequently। ऐसे कुछ वर्ड्स की तरफ हमें स्पेशली फोकस करना पड़ता है। यहाँ से हमें मेन आइडिया मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा यहाँ पे मेन आइडिया देखने को मिले इन वर्ड्स की हेल्प से, क्योंकि और भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बट ये वर्ड्स जो है आपको मेन आइडिया की तरफ लेके जाते हैं। सो दैट वाज कॉम्पोनेंट नंबर 1। नाउ लेट्स लुक एट कॉम्पोनेंट नंबर 2। कॉम्पोनेंट नंबर 2 इज premise. Premise is also called it is sometimes called evidence. Now evidence is usually provided by author to support his primary argument। जो अभी हमने पीछे वाला component देखा, the main idea। So main idea को support करने के लिए you can get different types of premises. Some can be in the form of definition or in the form of principles or examples. So there are different types of premises. There's one thing that everybody needs to understand। प्रीमाइस जो है उसको कभी भी हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। प्रीमाइसेस आर ऑलवेज प्रिज्यूम्ड ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी टॉपिक पे काफ़ी कुछ रीड किया हो सकता है एंड कभी कभार उस टॉपिक पे ऑथर अपने व्यूज़ प्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि ऑथर के व्यूज़ और जो हमने पढ़ रखा है वो दोनों बिल्कुल अलग हो। हमें सही कौन सा मानना है? जो ऑथर ने व्यूज़ प्रेजेंट कर रखे हैं। एंड कभी कभार ऑथर गलत आंसर मार्क करवाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन भी रख देता है जो हमने शायद बाहर पढ़ी हो। सो कभी कभार जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ रखी होती है वो ऑथर की दी हुई इन्फॉर्मेशन से थोड़ी सी अलग होती है। हमें सही कौन सी माननी है? जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रीमाइस हमें पैसेज में दी हुई है। प्रीमाइस को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान है इफ वी लुक फॉर दीज वर्ड्स, बिकॉज, सिंस, ड्यू टू, गिवन दैट, फर्स्टली, लास्टली और फाइनली, फॉर द रीजन दैट, फॉर, ओइंग टू। ऐसे कुछ वर्ड्स पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हमें वहाँ पे प्रीमाइस देखने को मिलेगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड लेट्स ट्राई टू अप्लाई जो अभी हमने यहाँ पे सीखा। सो हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। नाउ दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब एक 2 या 3 लाइन का आपको आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ऑथर ने दिया हुआ है। वी शुड लुक फॉर वर्ड्स जो अभी हमने पीछे डिस्कस करे। सो मेन आइडिया के वर्ड्स कौन से होते हैं? कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, दस, हेंस, सो, ऐसे कुछ वर्ड्स की तरफ देखते हैं। प्रीमाइस के वर्ड्स कौन से होते हैं? बिकॉज, एज अ रिजल्ट, फॉर द रीजन दैट। सो ऐसे कुछ वर्ड्स अगर हमको यहाँ पे दिख जाए तो हम लोग काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर ऑथर का आर्ग्यूमेंट है, कौन सा प्रीमाइस है जो उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है। सो जो मेरे को पहला वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉन्सिक्वेंटली, एंड देयर इज अनदर वर्ड, another such word, for the simple reason। So the argument itself tells you for the simple reason। तो वहां पर जो टेक्स्ट फॉलो कर रहा है उसको, वो क्या है? वो एक प्रीमाइस है। नाउ यहां पर ये जो दे रखा है, वी मस्ट टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कन्विंस द ब्राजीलियन गवर्नमेंट दैट planned development projects need to be curtailed
ये ऑथर का प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है। वाई? बिकॉज ऐसा हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं। It's called because strategy. So we must take immediate steps to convince Brazilian government that development projects need to be curtailed because rapid diminishment of ecosystem of Amazon threatens the entire planet. That's one. Because these development projects will greatly accelerate the loss of currently protected land. So that's premise number 2. So आपने देखा अगर हम लोग ऐसे वर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत आसानी से हम यहां पर मेन ऑथर का जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड साथ ही साथ प्रीमाइसेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अगर इस तरीके से हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम लोग कभी भी मेन आइडिया भूलते नहीं हैं कि ऑथर एक्चुअली कहना क्या चाहता है। मोर ओवर आने वाली क्लासेस में मैं आपको कुछ और ट्रिक्स ऐसी दूंगा जहां पे हम लोग पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ऑथर का प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है। सो फिलहाल के लिए we have found our conclusion of the primary argument and we have also found premises supporting the primary argument. So these were the two components. Now let's look at the third component. Third component जो है वो है counter premise. Now this is one area जहां पे students आगे confuse हो जाते हैं because counter premise भी आपको वहां पे दे रखी होती है, आपको premise भी दे रखा होता है, आपको main argument भी दे रखा होता है एंड यूजुअली काउंटर प्रीमाइस जो है वो ऑथर के मेन आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जाता है। सो स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसको प्रीमाइस मानना है, अगर इसको प्रीमाइस मानते हैं तो हमारा मेन आर्ग्यूमेंट ये हो ही नहीं सकता बिकॉज दिस जनरली गोज अगेंस्ट मेन आर्ग्यूमेंट, या फिर जो दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको प्रीमाइस मानना है। सो काउंटर प्रीमाइस के बारे में आप इतना समझिए कि काउंटर प्रीमाइस जो है वो मेन आइडिया के अगेंस्ट जाती है, लेकिन ऑथर खुद काउंटर प्रीमाइस वहां पे आपको प्रोवाइड करता है। There can be multiple reasons ऑथर ऐसा क्यों कर रहा है। ऑथर may want to look his argument, ऑथर may want his argument to look universal. That can be one reason. जहां पे वो सारे व्यू पॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट कर रहा है एंड सिस्टमैटिकली उसको रिजेक्ट कर रहा है। सो मैं आपके साथ ऐसा एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा काउंटर प्रीमाइस का, जहां पे ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेन आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जा रही है, हाउएवर आगे जाके ऑथर ने उसको रिजेक्ट किया। सो काउंटर प्रीमाइस जैसा मैंने आपको बताया, इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गोज अगेंस्ट द मेन आइडिया। हमारे पास काउंटर प्रीमाइस के लिए कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स यहां पे आपके लिए रखे हुए हैं। ऑल्दो, दो, येट, हाउएवर, इंस्टेड, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, nonetheless, but on the other hand, in contrast, still, whereas, after all, even though, ये सारे वर्ड्स आपको काउंटर प्रीमाइस दिखाते हैं। काउंटर प्रीमाइस जो है इट्स अ सॉर्ट ऑफ चैलेंज, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेन आइडिया के अगेंस्ट जाता है। सो वही है, काउंटर प्रीमाइस इज मोर और लेस अ चैलेंज टू अ स्टेटेड प्रीमाइस व्हिच ऑथर ट्राइज टू प्रूव रॉन्ग। he may want his argument to look universal, शायद इसलिए दिया हुआ हो। Let's take an example and try to understand what counter premise is. So यहां पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अब ये क्या कह रहा है? It is estimated that India, the world's largest democracy, will have world's largest prison population by 2040. तो एक एस्टिमेट सामने आया है जो कह रहा है कि इंडिया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, विल हैव लार्जेस्ट प्रिजन पॉपुलेशन बाय 2040 एंड कॉन्सिक्वेंटली वी मस्ट टेक स्टेप्स टू रिड्यूस क्राइम इन दिस कंट्री। एंड इसीलिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम क्राइम को कम कर सकें। नाउ डू यू सी दिस फॉन्ट, हाईलाइटेड फॉन्ट कह रहा है ऑल्दो अदर कंट्रीज हैव हायर रेट्स ऑफ इनकार्सरेशन। अब यहां पे बोल रहा है कि इंडिया में 2040 में जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट हो जाएगी ऑल्दो अदर कंट्रीज, और हमें स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम क्राइम को रिड्यूस कर सके। फिर आगे एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दूसरी कंट्रीज में तो शायद यहां से भी ज्यादा रेट ऑफ इनकार्सरेशन है। सो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो बता रहा है कि ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया की जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो 2040 में लार्जेस्ट हो जाएगी, या फिर वी मस्ट टेक स्टेप्स टू रिड्यूस। ये पीछे दिए हुए टेक्स्ट के इफेक्ट को कम कर रहा है। दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग अगेंस्ट द आइडिया दैट इज प्रोवाइडेड इन प्रीवियस टेक्स्ट।
तो ये एक तरीके से काउंटर प्रीमाइस है. नाउ लुक हाउ ऑथर सिस्टमैटिकली रिजेक्ट्स दिस आइडिया. बोल रहा है देयर स्टैटिस्टिक्स हैव नो बेयरिंग ऑन द डायलेमा वी करंटली फेस. कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, दूसरी कंट्री में जो रेट ऑफ इनकार्सरेशन है, इम्प्रिजनमेंट का जो रेट है, वो भले ही ज़्यादा होगा, लेकिन उसका हमारी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है. सो ऑथर ने सिस्टमैटिकली इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया. एंड ऑथर अगेन मूव टू द आइडिया दैट वाज मेंशन प्रीवियसली कि हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि हम क्राइम को हमारी कंट्री में कम करें. सो अब ये देखिएगा कि जो मेन आइडिया स्टेटेड है, काउंटर प्रीमाइस यूजुअली उसके अगेंस्ट जाता है, लेकिन ऑथर का जो पर्पस है उसको सिस्टमैटिकली रिजेक्ट करना ही होता है, जैसे यहां पे उसने किया. सो दिस वाज थर्ड कंपोनेंट. नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ कंपोनेंट. फोर्थ कंपोनेंट इज additional premise. Now additional premise is a piece of information that supports main idea. Directly नहीं करता लेकिन indirectly करता है. Let's take an argument. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. We should colonize Mars. We should colonize Mars because Earth can no longer sustain the pressure of human activities. We should try to colonize Mars because Earth can no longer sustain pressure of human activities. So that's the premise जो directly हमारे argument को support कर रहा है कि हमें Mars को colonize करने का try करना चाहिए, क्योंकि human activities का जो pressure Earth पे पड़ रहा है वो sustain नहीं कर पा रही है. If I give you another evidence or another information जो इसको indirectly support करे कि हमें मार्स को कोलोनाइज करना चाहिए, what can that be? Moreover, if we do it, we'll somehow try to understand, हमें ये भी समझ में आएगा, we'll somehow understand how unintentionally we ended up changing Earth's environment. हमने किस तरीके से unintentionally Earth के environment को change कर दिया. So now this piece of information कि हमने कैसे indirectly हमने कैसे अनइंटेंशनली अर्थ के एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, ये एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है कौन से असर्शन को, दैट वी शुड ट्राई टू कोलोनाइज मार्स. सो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो एडिशनल प्रीमाइस कहलाती है, जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ऑथर की मेन आइडिया को सपोर्ट करती है. वी शुड लुक फॉर वर्ड्स लाइक एडिशनली, मोर ओवर, फर्दरमोर, not only but also to add to that, besides. ये कुछ ऐसे indicators हैं जो additional premise की तरफ इशारा करते हैं. Let's take another example and try to observe all four components that we have discussed so far. This is the argument. During last night's robbery, the thief was unable to open the safe. Thus, last night's robbery was unsuccessful. Now, if you लुक एट द वर्ड्स, मैंने आपको बताया जब भी आप कोई आर्ग्यूमेंट पढ़े आप उसमें वो इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करें. द फर्स्ट इंडिकेटर दैट आई गेट इज दस. सो दस जो है वो कंक्लूजन इंडिकेटर है, मेन आइडिया का इंडिकेटर है. लास्ट नाइट्स रॉबरी वॉज अनसक्सेसफुल, यहां तक अगर हम देखें दैट्स व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू से. व्हाई? ड्यूरिंग लास्ट नाइट्स रॉबरी द थीफ वॉज अनएबल टू ओपन द सेफ. सो दैट्स प्रीमाइस. आगे का अगर पार्ट देखें, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द थीफ स्टोल सेवरल डॉक्यूमेंट्स. नाउ दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेन आइडिया के अगेंस्ट जा रहा है. कि पहले तो हमने कहा कि थीफ ने सेफ ओपन नहीं किया, इसलिए लास्ट नाइट की जो रॉबरी थी दैट वाज अनसक्सेसफुल. फिर हमने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ले गया वो. अब इसको सिस्टमैटिकली ऑथर जो है वो रिजेक्ट करेगा. आफ्टर ऑल, नथिंग इन दोज डॉक्यूमेंट्स वाज एज वैल्यूएबल एज मनी इन द सेफ. उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ भी वैल्यूएबल नहीं था जो मनी की तरह वैल्यूएबल हो. सो ऑथर ने इसको रिजेक्ट कर दिया. सो दैट वाज काउंटर प्रीमाइस. नाउ यहां पे मैंने यही आपके लिए पूरा लिखा हुआ है. ड्यूरिंग लास्ट नाइट्स रॉबरी द थीफ वाज अनएबल टू ओपन द सेफ. Counter premise is despite the fact that thief stole several documents. Main idea is the last night's robbery was unsuccessful, and this you can call additional premise. So आप यही exercise जब आप passages solve कर रहे हैं, यही exercise थोड़े time के लिए practice कीजिए. I'm sure once you get used to this particular exercise आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा. And आप
आरसी को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, आइडिया को रिटेन कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपके साथ मेन आइडिया का एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, कैसे हम ये जो कंसेप्ट आज हमने सीखे इन्हीं को अप्लाई करके मेन आइडिया बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे ही ओवर होता है। I hope you liked the video. For more such videos, please subscribe to our channel and stay tuned. Thank you so much. You all have a wonderful day.